हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारी बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखो कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, कौन इसके जनक थे, ये सब पढ़ने वाले हैं। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी कहते किसे हैं, तो स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग अर्थात सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों में कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, सब ये किस में आते हैं, सजीवों में आते हैं। तो सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बात करें बायोलॉजी के जनक की, तो इसके जनक थे अरस्तु। जबकि जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था, तो 1801 में लेमार्क और ट्रेविनस ने ये शब्द दिया था बायोलॉजी। तो जनक हो जाते हैं अरस्तु, और जबकि शब्द देने वाले लेमार्क और ट्रेविनस। अब बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बोटनी। तो जो जूलॉजी है, जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसके जनक कौन है, तो इसके तो हो जाते हैं अरस्तु। लेकिन जो बोटनी है, इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे थियोफ्रैक्टस। तो आपको याद रखना, बायोलॉजी के जनक और जूलॉजी के जनक दोनों कौन है, अरस्तु हैं। जबकि बोटनी के जनक है थियोफ्रैक्टस। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है कि जो शरीर है हमारा वो किस प्रकार बनता है। देखो, कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, और उत्तकों से मिलकर बनता है अंग, अंग से मिलकर बनता है तंत्र, और तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। तो सबसे पहले हम किसे पढ़ने वाले हैं, कोशिका को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग पढ़ेंगे, फिर तंत्र, और फिर उसके बाद शरीर। तो कोशिका स्टार्ट करते हैं आज हम। अब देखो, सेल, कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल। बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज होती है 1665 में, और कौन करते हैं, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की जाती है। लेकिन जो खोज की थी इन्होंने, वो मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जबकि जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने की थी 1674 में। तो इसका जनक किसे कहा जाता है, जो कोशिका है, कोशिका का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये किसमें लिखा हुआ है खोज के बारे में, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक है। जो रॉबर्ट हुक है इनकी बुक है माइक्रोग्राफिया, तो इसमें लिखा हुआ है खोज के बारे में। अब जो ल्यूवेन हॉक है, इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट आता है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे, स्लाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत को देने वाले थे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एसएस। अब ये होता क्या है कोशिका सिद्धांत, देखो। तो कोशिका सिद्धांत किस किस पर लागू होता है और क्या होता है। ये होता है कि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, ये कहा गया कोशिका सिद्धांत में। और जो कोशिका का विभाजन, कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं, ये कहा गया था कोशिका सिद्धांत में। तो दो बातें याद रखें, कि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, ये कोशिका सिद्धांत में कहा गया है। और जो कोशिका का विभाजन है उसके फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं। अब एक नोट दिया है, इसमें क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू होता है, तो ये होता है सजीवों पर। कोशिका सिद्धांत सजीवों पर लागू होता है, अर्थात सजीव होते हैं पेड़ पौधे या जीव जंतु, इन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो जो भी सजीव नहीं होगा उस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो इसका अपवाद कौन हो जाता है, देखो, जीवाणु, ये सजीव है। विषाणु, जो विषाणु है, ये एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो इस पर ये लागू नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता, विषाणु पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, इसके ऑप्शन थे जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शन थे, दो तो पीछे थे, एक ये कवक और एक सवाल हो जाता है। तो आंसर क्या था इसका, विषाणु इसका आंसर था। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, क्यों, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है। ये मैंने बता दिया आपको कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है, इसलिए कोशिका सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी क्या है, तो ये होती है युगलीना। तो ये आपको याद रखना है, पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी युगलीना होती है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, देखो, कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मतलब बात करें हम सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। जबकि सबसे बड़ी किसकी होती है, तो ये होती है शतरमुर्ग के अंडे की। तो सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा जो एक जीवाणु है, और सबसे बड़ी होती है शतरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो ये होती है न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाई जाती है। अब चलते हैं हम कोशिका पर, सेल पर। तो सेल
पादपों में जो पाई जाती है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, और जो जंतुओं में पाई जाती है कोशिका उसमें क्या क्या अंग पाए जाते हैं, तो वो सब देखने वाले हैं हम। देखिए जो पादप होते हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है सबसे ऊपर, उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद रिक्तिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं वैक्यूल्स या रसधानी बोल देते हैं जिसे, उसके बाद केंद्रक, हरित लवक पाया जाता है इसमें। तो इसमें कितने अंग पाए जाते हैं और इसमें कितने अंग पाए जाते हैं, आपको अंतर देखना है। देखो कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है लेकिन इसमें नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है, तो ये दोनों में पाई जाती है। तो इसमें आपको देखने की कौन कौन से नहीं पाए जाते, देखो एक तो हो जाता है कोशिका भित्ति, ठीक, एक हो जाती है रिक्तिका जिसे बोलते हैं वैक्यूल्स, और एक हो जाता है हरित लवक। तो ये तीन इसके अंग हैं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, और एक जंतु कोशिका में ऐसा अंग है जो पादप में नहीं पाया जाता, तो यह है तारक का है। तो सेंट्रोसोम पादप वाली कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो आप इन्हें एक बार ही अपने नोट्स में लिख लेना। देखो ये हो जाते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक न्यूक्लियस, हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अंत्यद्रव्यी जालिका जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ईआर, राइबोसोम, गोल्जी और लाइसोसोम कोशिका द्रव्य। तो ये 11 अंग पाए जाते हैं जो पादप कोशिका होती है। जबकि जंतु कोशिका में कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली, तारककाय जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंत्यद्रव्यी जालिका, राइबोसोम, गोल्जी लाइसोसोम कोशिका द्रव्य। तो ये इसमें 9 अंग पाए जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या अंतर पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति का अंतर पाया जाता है, रिक्तिका का अंतर पाया जाता है और हरित लवक का, जो इसमें नहीं पाए जाते वो, और एक इसमें है अंग तारक का है जो इसमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है, ये मैंने चित्र बनाया कोशिका का, तो इसके अंदर ये केंद्रक हो जाता है, और जो ये है ये हो जाती है ईआर, ईआर मतलब अंतःद्रव्यी जालिका, ये अंतःद्रव्यी जालिका हो जाती है। और ये हो जाता है गोल्जिकॉय, गोल्जिकॉय ये लाइसोसोम हो जाता है, और ये हो जाता है तारककाय जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। और तारककाय किस में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो जाते हैं, इस पर जो बुंदकी बुंदकी मैंने पॉइंट लगाए हैं ये हैं राइबोसोम, तो ये राइबोसोम। और जो अंतःद्रव्यी जालिका है एक तरफ होती है प्लेन और एक तरफ होती है रफ, तो जिधर रफ ईआर को बोलते हैं हम स्मूथ ईआर, ओ रफ ईआर, उस पर पाए जाते हैं राइबोसोम, और जो स्मूथ ईआर होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये आपको याद रखना है कि स्मूथ की तरफ राइबोसोम नहीं होते जबकि रफ की तरफ राइबोसोम पाए जाते हैं। अब बात करें हम जो इसमें द्रव भरा है तो इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और एक होता है केंद्रक के अंदर द्रव्य, तो उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और इन दोनों को मिलाकर बनता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इसे मिलाकर क्या बनता है प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट दिया देखो एक नोट दिया है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो ये कहा था हेक्सले ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो ये कहा था हेक्सले ने। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था, अर्थात इसकी खोज किसने की थी, तो पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। तो जीव द्रव्य की खोज याद रखनी है आपको, किसने की थी, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट आता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल, तो ये किसमें पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। मैंने अभी पीछे 3 अंतर बताए थे कि जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, तो कोशिका भित्ति उनमें से एक है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसका कार्य क्या होता है, तो पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। जो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है वो होती है सेलुलोज की, जबकि जीवाणु में जो पाई जाती है कोशिका भित्ति वो होती है पेप्टिडोगलकेन, तो ये आपको याद रखना है पेप्टिडोगलकेन की। और एक होती है कवक में, तो कवक में कौन सी पाई जाती है, काइटिन की। तो आपको दो तो याद रखनी जरूर, पादप में सेलुलोज की बनी होती है जबकि कवक में काइटिन की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति कवक वाली काइटिन की होती है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, सेलुलोज। जो कोशिका भित्ति बनी होती है पादपों की वो सेलुलोज की बनी होती है, और ये
पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है। और सेलुलोज का उदाहरण कौन है? तो कपास इसका उदाहरण हो जाता है, कॉटन। नेक्स्ट चलते हैं अब, ये हमारा पहला अंग था कोशिका का। नेक्स्ट चलते हैं अब सेकंड अंग पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ सेल। दोहरी झिल्ली युक्त होता है यह। और आपको दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन होते हैं, ये आपको ट्रिक से याद रखना है, महक से। मैं फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, है फॉर हरित लवक, और कै फॉर केंद्रक। तो ये दोहरी झिल्ली जिस पर पाई जाती है वो तीन हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो ये आपको याद रखने महक से। अब बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन एक बार, तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जो इसके अंदर द्रव पाया जाता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, जबकि नाम इसका माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? बेंडा ने। तो खोज अल्टमान ने और नाम किसने दिया था? बेंडा ने। नेक्स्ट हो जाता है श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन से ऊर्जा प्राप्ति। तो ये कब होती है ऊर्जा प्राप्ति? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो ऐसे समझो किसी व्यक्ति ने खाना खाया, खाना खाया मतलब खाना रोटी खाई अर्थात ग्लूकोज लिया उसने, और एयर ली, हवा ली। उसके बाद ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और 36 एटीपी एनर्जी निकलती है। तो 36 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस क्रिया को कहते क्या है, ये देखना आपको, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इसे क्या बोलते हैं। तो जो ये क्रिया होती है इसे बोलते हैं कैटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने वाली क्रिया क्या कहलाती है? कैटाबॉलिक कहलाती है ये वाली क्रिया जो है। तो आपको ट्रिक से याद रखना है कि जटिल को सरल में तोड़ने मतलब कट रहे हैं, ये बड़े अणु छोटों में कट रहे हैं, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक काटना, काटना काटना कैटाबॉलिक हो जाती है। और एक होती है इसकी उल्टी, जस्ट इसकी उल्टी कर दो तो क्या बन जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। देखो मैंने ये बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा कर दिया। 6CO2 प्लस 6H2O और सन की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2। तो इसे बोलते हैं एनाबॉलिक क्रिया। तो आपको याद रखनी है कैटाबॉलिक क्रिया और एनाबॉलिक क्रिया। नेक्स्ट दिया है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली हटा दी जाए तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइकोप्लास्ट। तो माइटोप्लास्ट कहा जाता है जिसमें बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है तीसरा अंग, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम, इसे आपको याद रखना है कि खोज किसने की थी? डी डूबे ने। तो ट्रिक से याद रखना है, लाइस, लाई मतलब झूठ बोलना, तो झूठे डूब मर, ऐसे याद रखना, झूठे डूब मर। तो झूठ से हो जाता है लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डूब मर मतलब डी डूबे ने। तो लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने। बात करें कि क्षतिग्रस्त जो डैमेज कोशिकाएं हैं उनका पाचन करता है यह। जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कोशिकाएं उनका पाचन करता है यह। कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहते हैं इसे, अर्थात सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है इसे। कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है इसे। और एटम बॉम्ब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एटम बॉम्ब? क्योंकि यह स्वयं भी फट जाता है, क्योंकि यह स्वयं भी फट जाता है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट अंग आता है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इसे परिवहन अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरी कोशिका में फैला होता है। और इसके एक तरफ की साइड को बोलते हैं स्मूथ ईआर और एक तरफ की साइड को बोलते हैं रफ ईआर, जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो स्मूथ ईआर और रफ ईआर, तो जिधर रफ ईआर होती है उधर राइबोसोम पाए जाते हैं, और जहाँ राइबोसोम पाया जाएगा वहाँ प्रोटीन पाई जाएगी, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम जिधर पाया जाएगा उधर प्रोटीन पाई जाएगी, और जिधर राइबोसोम नहीं पाया जाता उधर क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है, लिपिड। तो स्मूथ ईआर की तरफ वसा पाई जाती है और रफ ईआर की तरफ प्रोटीन पाई जाती है। बात करें अंतःद्रव्यी जालिका ईआर की खोज किसने की थी? तो पोर्टर ने इसकी खोज की थी। तो ईआर की खोज पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम, इसे आपको खोज याद रखनी, किसने की थी इसकी खोज? पैलेट ने की थी खोज। तो इससे याद रखना है कि चावल प्लेट में खाते हैं, चावल से मतलब होता है राई, राइस माने चावल होता है। तो राइस कहाँ खाते हैं? प्लेट में खाते हैं। तो इसकी जो खोज की थी वो पैलेट ने की थी।
और ये सबसे छोटा कोशिकांग है। जितने भी कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा अंग यही है। कौन? राइबोसोम। नेक्स्ट आता है कि इसे पैलेट कण भी कहा जाता है, और खोज किसने की थी इसकी? मैंने बता दिया आपको, पैलेट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम पैलेट कण भी है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसे, कोशिका का इंजन कहा जाता है, और झिल्ली रहित होता है यह। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है कि पैलेट कण किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, और झिल्ली रहित। तो ये सब किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अब आता है नेक्स्ट गोल्जी कॉय। तो गोल्जी कॉय इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम गोल्जी कॉय है। पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि पादपों में इसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। यातायात प्रबंधन इसे ही कहा जाता है, गोल्जी कॉय को। नेक्स्ट कोशिकांग आता तारक का है, सेंट्रोसोम। तो जो सेंट्रोसोम है तारक का, इसकी खोज किसने की थी? बोबेरी ने इसकी खोज की थी, और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्य क्या होता है इसका? तो कोशिकाओं का विभाजन करना इसका कार्य होता है, और इसकी आकृति बेलनाकार होती है। तो केवल इसकी आकृति याद रखनी है आपको कि किस प्रकार की होती है? बेलनाकार की होती है। तो ये हमारी आज की क्लास हो जाती है। जो अब लवक है इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।